सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान जारी सर जंग अब तकरीबन खुली और दू-बदू जंग में तब्दील हो चुकी है। इसी जंग का असर है कि सुप्रीम कोर्ट में भी दो ग्रुप्स बज़ाहिर वाज़े हो चुके हैं। मुबैना तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एक ग्रुप को मौजूदा चीफ जस्टिस का हामी ग्रुप या हम ख्याल ग्रुप समझा जाता है, जबकि दूसरे ग्रुप को आने वाले चीफ जस्टिस यानी काजी फायज ईसा का ग्रुप समझा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक उजारादारी का मंजर दिखाई देता है, जहां उसूल भी अपने हैं और कानून भी, जहां पर मुल्की कवानीन और ज़ाब्तों पर अमल दरामद अपने लिए हतक समझा जाता है। सुप्रीम कोर्ट से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी माली मामलात का हिसाब मांगती है तो इसे हुदूद से तजावुज़ और अदलिया की आज़ादी पर कतगन करार दिया जाता है। कमेटी में रजिस्ट्रार को तलब किया जाता है तो इस पर हुक्म इम्तना आ जाता है। मुकर्ररा यानी पार्लियामान कानून बनाकर चीफ जस्टिस को हासिल इख्तियारात उनके साथी सीनियर जजेस में तकसीम करती है तो इस पर नाराज़गी का इजहार किया जाता है। आज़ाद अदलिया पर जद और इख्तियारात में मुदाखलत करार दिया जाता है और कानून को बनने से पहले इस पर अमल दरामद रोक दिया जाता है। हुकूमत रजिस्ट्रार को ट्रांसफर करती है तो इस पर अमल दरामद ये कहकर रोक देते हैं कि हुकूमत को इख्तियार ही हासिल नहीं है। इसी इजारादारी का नतीजा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस की समाअत ही इब्तिदा में इतराज़ात का शिकार हो गई है। इस केस की समाअत से बात करने से पहले रूनुमा होने वाले दो वाक़यात इंतहाई अहम हैं। एक वाक़े की रुदात खुद हुकूमती रहनुमा और उनके करीब रहने वाली शख्सियत बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह सुनाते और बताते हैं कि कैसे लाहौर में कुछ जजेस की एक मीटिंग हुई जिसमें एक चीफ जस्टिस भी बैठे थे और वो चाहते थे कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम क्यूरेटिव रिव्यू लगे और उनको फारिग कर दिया जाए। इसीलिए हुकूमत ने काजी फायज ईसा का चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन वक्त से पहले जारी कर दिया। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह का दावा अपनी जगह है, लेकिन तस्वीर का एक रुख और भी है और इस पर तनकीद हो रही है। इस वाक़े में दो सीनियर कानूनदान ज़ाती हैसियत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिलते हैं, केसेस की जल्द समाअत की दरखास्त करते हैं, जिसके बाद यकायक उनकी दरखास्त पर 9 रुकनी बेंच बना दिया जाता है और इस केस की समाअत भी मुकर्रर कर दी जाती है। सीनियर कानूनदानों की चीफ जस्टिस से मुलाकातों को मुख्तलिफ माहिरीन यकीनन तनकीद की नज़र से देख रहे हैं। ये अपनी जगह पर है, इस पर तनकीद हो रही है। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरखास्तों के लिए जो बेंच तश्कील दिया गया, इस बेंच के बारे में गुज़श्ता रोज़ से ऐसी कयास आराइयाँ की जा रही थी कि ये समाअत से कबल ही टूट जाएगा, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के बारे में ख्याल किया जा रहा था कि वो किसी ऐसे केस को खुद से अलग कर लेंगे जो तनाज़ात का बायस बने। जैसे खदशात थे, नतीजा भी उसके मुताबिक ही निकला और समाअत की शुरुआत में ये केस तनाज़ात का सबब टूट फूट का शिकार हो गया। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने वकला से कहा कि आपको देख हुई बेंच में मौजूद जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस देना चाहता हूँ। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि हमें खुशी का इजहार तो करने दें। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आप खुशी का इजहार बाहर कर सकते हैं, ये कोई सियासी फोरम नहीं है। हल्फ के मुताबिक मैं आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि कवानीन में एक कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी है। इस कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील एक मीटिंग से होनी है। कल शाम मुझे कॉजलेस देखकर ताज्जुब हुआ, इस कानून को बिल की सतह पर ही रोक दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मैं वजाहत करना चाहता हूं कि 5 मार्च 2023 को न बिल आया था और न ही एक्ट बना था। मुझे ताज्जुब, दुख और सदमा हुआ। 31 मार्च को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली ने सर्कुलर जारी किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर जारी करना सुप्रीम कोर्ट की वक़्त को जाहिर करता है। सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को मेरा फैसला वापस ले लेती है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मैं अपनी दानिश और अकल के मुताबिक बात करूंगा। जब एक बेंच का हिस्सा नहीं था तो मुझे क्यों शामिल किया गया? मैंने एक नोट लिखा जो 8 अप्रैल को वेबसाइट से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी पाकिस्तान का कानून है। मैंने हर नोट अपने साथी से शेयर किया। एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया। इंक्वायरी कमीशन को 5 रुकनी बेंच ने काम से रोक दिया। इंक्वायरी कमीशन को कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना जवाब मांगा गया। मैं आज इस बेंच से अलहदा हो रहा हूं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता, मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता। मैं इस बेंच को कोर्ट ही नहीं मानता। इस वक्त तक बनने वाला हर बेंच गैर कानूनी है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मेरी राय को यह ना समझा जाए कि मैंने केस सुनने से इनकार कर दिया है। मेरा मौक़िफ़ है कि पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला किया जाए। काजी फायज ईसा के बेंच से अलहदा होने के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी उनसे इत्तफाक किया और बेंच से अलहदा हो गए। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि मैं भी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से इत्तफाक करता हूं, अगर कल कानून दुरुस्त करार दे दिया गया तो फिर अपील का क्या होगा? जजेस के अलहदा होने पर बेंच उठने लगा, जिस पर एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा कि लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। चीफ जस्टिस साहब और दीगर जजेस से गुजारिश है कि बैठे रहिए। वकील एतजाज एहसन ने कहा कि यह घर का तनाज़ा है, जबकि बाहर से लोग हमलावर हो रहे हैं। इस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने एतजाज एहसन से कहा कि एतजाज एहसन साहब प्लीज़, मैं आपका एहतराम करता हूं, मेहरबानी फरमाकर सुप्रीम कोर्ट को घर ना कहें। यह सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है, घर नहीं है। जजेस के अलहदा होने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे दोनों मौजूद जज साहिबान का मुकम्मल एहतराम है। मेरे दिल में जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद समेत तमाम जजेस के लिए इज्जत व एहतराम है। चीफ जस्टिस ने कहा
कि अल्लाह खैर करेगा। इंशाअल्लाह दुआ है जो भी फैसला आए हक और इंसाफ के मुताबिक हो, दुआ है जो भी फैसला आए वो लोगों के लिए बेहतर हो। हम इसे देखते हैं। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि ये 25 करोड़ आवाम का मामला है। 25 करोड़ आवाम कहाँ जाएंगे? इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि जब पहले सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल होता था उस वक्त आप कहाँ थे? जब 25 करोड़ आवाम का केस आएगा फिर देखेंगे, जिसके तमाम जजेस अदालत से उठकर चले गए। जब जब सुप्रीम कोर्ट में किसी अहम बात होती है तो उससे कुछ फासले पर मौजूद एक और अहम इमारत यानी पार्लियामान में भी एक इजलास बुलाया जाता है, जहां हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कार्रवाई और उस पर अपने एतराज़ात को उठाती है। आज भी जिस वक्त की समाअत जारी थी तो कौमी असम्बली में भी एक धुआंधार सेशन हुआ, जिसमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ने इस मामले पर लबकुशाई की और कुछ एतराज़ात भी उठाए। उनका कहना था कि अदलिया से अपील है कुछ तो लिहाज करें, आप लोग जा रहे हैं कोई विरसा छोड़ जाए ताकि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। पार्लियामान के क्या क्रिटिसिज्म हुआ है, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। अदलिया से भी हाथ बांध के अपील है कि कुछ तो लिहाज करें, कोई लेगेसी छोड़ जाए, कोई विरसा छोड़ जाए। जा रहे हैं आप, कोई विरसा ऐसा छोड़ जाए कि आपको याद किया जाए कि आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे। ये ना हो कि आप किस्सा पारी ना मान जाएं, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे। मुल्क में जब किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा होता है, आपको भी पता है, सबको पता है, यहां पे सुनने वालों को भी पता है कि क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं फिर उसको वागुजार कराने के लिए। अदलिया ने ऑलरेडी हमारी टेरिटरी पे इंक्रोच किया हुआ है। वी मस्ट रिक्लेम दैट। कल जो नोटिफिकेशन सदर पाकिस्तान ने किया उससे गैर यकीनी सूरत हाल से निकलने में मदद मिली, जब वो कह रहे हैं उस बेंच में बैठ के कि जब तक आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कोई भी बेंच होगा तो वो गैर कानूनी कहलाएगा। फिर मुझे ये बताएं कि कल आज जो 9 रुकनी से 7 रुकनी बेंच हो गया, इसका फैसला जब आ गया या जो नजर आता है वो आएगा तो फिर इसको कौन मानेगा? फिर वही एक दोबारा से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी कि 4 रुकनी या 3 रुकनी का फैसला माने। हुकूमती वज़रा की तनकीद अपनी जगह, लेकिन देखा जाए तो इस तनकीद का मौका खुद सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों को मुहैया किया, क्योंकि बेंच के टूटने के बावजूद समाअत मुलतवी करने की बजाय बेंच की तश्कील नौ की गई और 7 रुकनी बेंच तश्कील देकर दोबारा समाअत शुरू हुई। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर किसी को इस बेंच पर एतराज़ है तो पहले बता दें। दरख्वास्त गुजार एतजाज़ एहसन और अटॉर्नी जनरल दोनों ने इस सवाल पर नफी का इजहार किया। बाद पीटीआई के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने दलाइल का आगाज़ किया और आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब करने का हवाला दिया, जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि मेरे ख्याल में आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब करने का नोटिफिकेशन वापस हो गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह दुरुस्त है। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि 15 मई को कोर कमांडर मीटिंग में कहा गया कि 9 मई के वाक़यात के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का बयान भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा से इस्तफसार किया कि प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद है, इसलिए ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, जिस पर लतीफ़ खोसा ने इस बात में सर हिलाया और कहा कि जी प्रेस रिलीज में यही कहा गया है। बाद उन्होंने प्रेस रिलीज पढ़कर सुना दी। वकील लतीफ़ खोसा ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया पढ़कर सुनाए और कहा कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आर्टिकल 10A के खिलाफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या ATC में किसी FIR के तहत केस था, जिस पर लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि जी मुख्तलिफ FIR दर्ज की गई हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वो बरी जमा हो गए। कोर कमांडर यजना हाउस हमले में किसी एहलकार को कोई खराज तक नहीं आई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि FIR के तहत कितने लोग गिरफ्तार हुए। लतीफ़ खोसा ने बताया कि 50 लोगों को 10 मई के रोज गिरफ्तार किया गया। उसी रात 5 मुख्तलिफ FIR दर्ज की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि सारे मुल्क में FIR दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज हुई हैं, जिस पर लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि जी सारे मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि प्रॉब्लम यह है कि आपने दरखास्त के साथ जो चीज़ें लगाई वो मुकम्मल नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या ATC में मुल्जिमान की मिलिट्री हवालगी से पहले कि कोई बहस होती है, कोई हुई है? लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि कई जगहों पर ना मुल्जिमान अदालत में मौजूद थे ना उनके वकील थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस ATC में चल सकता है? लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी ATC कोर्ट में चल सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स को तो हवालगी उनके अपने अफराद की हो सकती है, फौजी अदालतों को आम शहरियों की हवालगी तो नहीं हो सकती, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा यही तो हमारा केस है कि मिलिट्री कोर्ट सिविलियंस का ट्रायल नहीं कर सकती। इसके बाद लतीफ़ खोसा ने अदालत से आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस के ट्रायल पर फौरी हुक्म इम्तना की दरखास्त की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्टे ऑर्डर की इस्तदा पर पहले अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सुनेंगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के बाद तमाम गिरफ्तारियात तलब कर ली हैं। साथ ही अटॉर्नी जनरल से खवातीन, बच्चों और सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों की तफसील भी तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत के बाद
पिटिशनर एतजाज एहसन और लतीफ खोसा ने अदालत के बाहर समाअत का अहवाल बताते हुए कहा कि हमने बेंच से अलहदा होने वाले मौजूद जजेस के साथ हाथ जोड़कर दरखास्त की कि वो मफाद-ए-आबा के केस होने की वजह से खुद को केस से अलग ना करें। बाद में क्या कहा लतीफ खोसा और एतजाज एहसन से, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। दो जज साहबान ने, सीनियर तरीन जज साहबान, बेंच से उठ के चले जाना मुनासिब समझा। हमने उनकी मिन्नत की, काजी फैदी साहब की और सरदार तारिक मसूद की, आप बैठे, 9 जजेस का फैसला ज्यादा मजबूत फैसला होता है। एडमिनिस्ट्रेशन आपके फैसलों को, वो कहते हैं हम बेंच नहीं मानते और तो हम फैसला क्यों माने। फौजी अदालतों का क्याम ये दोहरे पैरेलल जुडिशल सिस्टम के मुतसादिम है, ये बुनियादी हकूक को जो है ज़ब्त देता है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 10A की नफ़ी करता है, ये बैनुल अक़वामी कवानीन की भी नफ़ी करता है।